हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी साथ में सोने लगे थे। बहुत जल्दी ही उन्होंने वैन मेंबर्स के साथ साथ में डिनर करना भी शुरू कर दिया था। 3 हफ्ते इसी तरह बीत गए थे। एक रात विंग वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए उसे डाइनिंग हॉल लेकर आ रहा था। तभी डाइनिंग हॉल में मौजूद एक वैन मेंबर जिसका नाम शी लिंगफू था, वो वहाँ बातें कर रहा था। मुझे एक बार मैडम जिन से मिलने का मौका मिला था। मैडम जिन यानी कि वियिंग समझ गया था कि वो उसकी शिजे यानली की बातें हो रही हैं। ये सुनते ही वियिंग अपनी जगह पर एकदम फ्रीज हो जाता है। जिस हाथ से उसने वांग जी को पकड़ा हुआ था वो बहुत टाइटली उसे पकड़ लेता है। शी लिंगफू अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, उनकी मैरिज के जस्ट बाद मैं कोई टॉवर गया था, मुझे वहाँ कुछ काम था। मास्टर जिन सच में उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें देखकर ही कोई भी बता सकता है। शी लिंगफू ये सब कह ही रहा था तभी वेंचिंग नोटिस करती है कि वियिंग वहाँ आ गया है और वो इंटरप्ट करते हुए उन दोनों का जोर से नाम लेती है। पर वियिंग ऑलरेडी बहुत गुस्से में आ गया था। वो तुरंत वांग जी का हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है, लंचा, मुझे भूख नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वांग जी उसे बुलाता रहता है पर वियिंग नहीं रुकता। वांग जी भी वॉल्स की सपोर्ट के थ्रू वियिंग के पीछे जाता है। वियिंग उन दोनों के रूम के बिल्कुल मिडिल में खड़ा हुआ था। वांग जी पीछे से उसका नाम लेता है तो वियिंग कहता है, लंजा, अभी मैं बात नहीं करना चाहता। वांग जी एक कदम पीछे चला जाता है। वांग जी ने इतने दिनों में कभी भी वियिंग को इतनी बुरी तरीके से रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि इन महीनों में कभी भी वियिंग ने जांग्स का भी जिक्र नहीं किया था। लास्ट टाइम वियिंग ने अपने सिबलिंग्स जांग यानली और जांग वैये को नाइटलेस सिटी वाले दिन ही देखा था, जब जांग यानली बुरी तरह घायल हो गई थी और जंगचा उसे अपने साथ ले गया था। वांग जी सोचने लगता है क्या उन लोगों में तब से बातें नहीं हुई है, और वो वियिंग से कहता है, वियिंग, तुम्हारी सिस्टर जिंदा है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वियिंग गहरी सांसों के बीच वांग जी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंचा, मुझे उस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उस रात जब वांग जी और वियिंग साथ में लेटे हुए थे, वांग जी उससे कहता है, वियिंग। वियिंग तुरंत उसे उठने में मदद करता है, उसके हेड को अपने शोल्डर्स पर रख लेता है। वांग जी भी अपना एक हाथ वियिंग की चेस्ट पर और दूसरा हाथ उसकी वेस्ट पर पकड़ लेता है। वांग जी उससे पूछता है, क्या तुमने तब से अपनी सिस्टर से बात नहीं की है? वियिंग साइलेंट ही रहता है। वांग जी को अपना आंसर मिल गया था। वांग जी उससे कहता है, वियिंग, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए या उन्हें कम से कम लेटर लिखना चाहिए। तभी वियिंग कहता है, लंजा, मैं उठकर चला जाऊंगा, मैं शॉ हुआ को यहाँ भेज देता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तभी वांग जी उससे फ्रस्ट्रेटेड वॉइस में कहता है, तुम इस बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते हो? वियिंग कहता है, बस मैं नहीं चाहता। वांग जी फिर उससे पूछता है, पर क्यों? वियिंग कहता है, बस मैंने कहा नहीं चाहता तो नहीं चाहता, क्या तुम मेरी विशेस की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते? वांग जी कहता है, पर मुझे तुम्हारी परवाह है वियिंग। वियिंग कहता है, मेरी परवाह मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम इंजर्ड हो लंजा। वांग जी कहता है, पर यह सच नहीं है, तुम्हें अपनी सिस्टर की ज़रूरत है। वियिंग इस बार वांग जी को वापस बेड पर लिटा देता है और रूम छोड़कर चला जाता है। वांग जी वहीं अकेला रह गया था। वांग जी जांग यानली को अच्छे से नहीं जानता था, तो उसे नहीं पता था कि क्या यानली भी अपने हस्बैंड की मौत का जिम्मेदार वियिंग को ही मानती है, और अगर ये बात सच है तो वियिंग को यानली से बात ना करने देना ही ठीक रहता। वांग जी मन में सोचने लगता है कि मैं खुद जांग यानली को लेटर लिखूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि वो वियिंग के बारे में क्या सोचती हैं। वांग जी को पता था कि ऐसा करना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन वो वियिंग को खुश देखने के लिए वो सब करना चाहता था। अगली सुबह जब वो उठता है तो वियिंग वहीं उसके पास सोया हुआ था। वांग जी वहीं लेटा रहता है और वियिंग की तरफ ही देखता रहता है। धीरे धीरे वियिंग की भी आंखें खुलती हैं। वियिंग वांग जी की तरफ देखता है। दोनों अचानक से हेजिटेट फील करने लगते हैं। तभी वियिंग वांग जी से कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। वियिंग अपने कपड़े पहनता है और फिर वांग जी को भी कपड़े पहनने में मदद करता है। अब वांग जी को वियिंग के सामने कपड़े बदलने में कोई शाय फील नहीं होता था। वियिंग वांग जी के बाल भी बना देता है और उसे फोरहेड रिबन पहना देता है। अब वो वांग जी को एक जगह ले जाने लगता है। वांग जी को पता था कि वियिंग उसे वैन रोहान के हेडक्वार्टर्स तक ले जा रहा है, जिस बात पर वांग जी को थोड़ा सा बुरा लगता है। वियिंग उससे कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ नहीं जाना चाहते, लेकिन जो जगह मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो यही है। पूरे नाइटलेस सिटी में सिर्फ वही एक जगह है।
वांग जी कंफ्यूज होकर सोचने लगता है ऐसी कौन सी जगह होगी। तो विंग उसके पीठ पर हाथ थपथपाते हुए कहता है, कंफ्यूज मत हो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। विंग वांग जी को वैन रोहान के गार्डन तक ले जाता है और उससे कहता है, ये ओरिजिनल जैसा अच्छा तो नहीं है, पर मुझे पता है कि तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा। वांग जी उससे कहता है, मुझे दिखाओ। विंग अब वांग जी को एक स्टोन चैम्बर के अंदर लेकर आता है और वांग जी के सामने से हट जाता है। वांग जी देखता है स्टोन चैम्बर के अंदर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक मैन मेड स्प्रिंग था जिसमें अपोजिट वॉल से हर जगह से पानी आ रहा था। ये देखकर वांग जी बहुत खुश हो जाता है और वो वियिंग से कहता है, वियिंग ये तभी वियिंग उससे कहता है, ये हमारा खुद का कोल्ड स्प्रिंग है लंजा, मुझे पता है कि ये ओरिजिनल जैसा अच्छा तो नहीं है। वियिंग धीरे धीरे उसे कोल्ड स्प्रिंग में लेकर आता है। पानी बिल्कुल वैसा ठंडा तो नहीं था जैसा कोल्ड स्प्रिंग में हुआ करता था। वियिंग वांग जी से कहता है, मुझे पता है कि ये गोसू लैंड के कोल्ड स्प्रिंग जैसा इफ़ेक्टिव नहीं है, पर मैं अपनी कल्टीवेशन से और अपने मेथड से बस यही कर पाया। थोड़ी बहुत मदद मैंने शिंगफू की भी ली थी। तुम्हें ये कैसा लगा लंजा? तभी वांग जी उससे कहता है, तुमने ये सब मेरे लिए किया? वियिंग अपनी सॉफ्ट आइज से कहता है, ऑफ कोर्स लंजा, मुझे माफ़ कर दो कि मुझे इतना समय लग गया, पर मैं रनिंग वाटर के मैकेनिज्म के बारे में पता लगा रहा था। यहाँ पर एक्चुअल माउंटेन्स तो है नहीं, इसलिए मुझे काम करने में थोड़ा सा समय लग गया। तुम्हें ये पसंद आया ना? वांग जी की आंखों में सडनली आंसू आ जाते हैं और वो हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी इस वक्त बस वियिंग को टाइटली हग करना चाहता था। वैसे तो वो रात को सोते समय 100 टाइम्स वियिंग को हग कर चुका था, पर उसे अभी भी वियिंग को हग करने में हेजिटेशन फील हो रहा था और वो उससे सिर्फ थैंक यू कह देता है। वियिंग इस बात पर हंसने लगता है और उससे कहता है, मुझे खुशी है लंजा कि तुम्हें ये अच्छा लगा। अब क्या हम दोनों साथ में स्प्रिंग में चलें? वांग जी अचानक से ब्लश करने लगता है पर उसे हाँ कर देता है। वियिंग वांग जी के कपड़े निकालने के लिए चला जाता है। वियिंग के बनाए हुए इस कोल्ड स्प्रिंग में वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके वाउंड्स को सच में काफ़ी सूदिंग फील हो रहा था। वो कैसे भी करके वियिंग के लिए भी कुछ करना चाहता था और उसने मन बना लिया था कि चाहे वियिंग को अच्छा लगे या ना लगे, पर मैं जांग यानली को कांटेक्ट करूँगा। ऐसा सोचकर वांग जी ने यानली के लिए लेटर भेज दिया था। हालांकि उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अपने हस्बैंड को ये बात नहीं बताई। वो वियिंग और अपने बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं चाहता था। वो वियिंग को अपसेट भी नहीं करना चाहता था। वियिंग को भी लगने लगा था कि वांग जी उससे कुछ तो छुपा रहा है और वियिंग हमेशा उससे पूछता, लंजा मुझे प्रॉमिस करो कि कोई भी बात होगी तो तुम तुरंत मुझे बताओगे। वांग जी को अंदर ही अंदर काफ़ी शेम फील हो रहा था, पर वो वियिंग से कुछ नहीं कह पाता। लेटर को भेजे हुए अब 5 दिन बीत गए थे। डिनर का समय आ गया था और वो सब वेंस के साथ बैठे हुए थे। शीलिंगफू को पता चल गया था कि वांग जी ने वियिंग का बनाया हुआ सरप्राइज़ देख लिया है। वो वांग जी से कहता है, मास्टर वे ने सच में महीनों तक इसके लिए काम किया था। काफ़ी सारे प्लान्स हमारे फेल रहे, पर मास्टर वे ने हार नहीं मानी थी। वियिंग इस बात पर कहता है, ऐसा नहीं है शीलिंगफू, मुझे मदद भी बहुत मिली थी। शिंगफू कहता है, हाँ, वेनिंग क्लाउड रिसेस से वापस आकर जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आया था उससे सच में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। वांग जी इस बात पर ब्लिंक करने लगता है और वियिंग से कहता है, तुमने वेनिंग को क्लाउड रिसेस भेजा था? वियिंग कहता है, हाँ लंजा, वरना कोल्ड स्प्रिंग बनाने के लिए मेरे पास कोई भी क्लू नहीं होता। वांग जी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वेनिंग क्लाउड रिसेस गया था, पर उसके ब्रदर ने लेटर्स में ये बात मेंशन क्यों नहीं की थी? वियिंग ने इस बात को कैसे मैनेज किया होगा? कोल्ड स्प्रिंग क्लाउड रिसेस का एक सीक्रेट है, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सेक्ट मेंबर्स ऐसे ही तो नहीं दे देंगे जब तक उससे म्यूचुअल बेनिफिट ना हो। ऐसा सोचकर वो वियिंग से कहता है, तुम्हें इसके एक्सचेंज में क्या मिला था? वियिंग हेजिटेट करते हुए कहता है, तुम्हारे ब्रदर ने मुझसे कहा है कि मैं प्रॉमिस करूं लैंड सेक्ट के किसी भी मेंबर को कभी हर्ट नहीं करूंगा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मुझे प्रॉमिस करना होगा, मैं तुम्हें हमेशा सेफ और हैप्पी रखूंगा लंजा। मुझे नहीं पता कि अभी मैं ऐसा कर पा रहा हूँ या नहीं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ये सुनकर वांग जी अपनी प्यार भरी नज़रों से सब वियिंग की तरफ ही देखता रहता है। उसके हस्बैंड ने सच में उसके लिए कितना कुछ किया है। हीट ऑफ द मोमेंट में वो अचानक से वियिंग के हाथ से कप ऑफ वाइन लेता है और एक बार में ही पूरी पी जाता है।
कुछ टाइम बाद वयिंग उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। लंजा, क्या हुआ तुम्हें? वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, वेंजिंग कुछ करो, लंजा बेहोश हो गया है। धीरे धीरे वांग जी अपनी आंखें खोलता है। वयिंग उसे कहता है, थैंक गॉड लंजा, तुम्हें होश आ गया। तुम्हें अभी क्या हुआ था? वांग जी देखता है कि उसने अपना हेड अपने हस्बैंड के शोल्डर्स पर रखा हुआ था, अपने ब्यूटीफुल और स्वीट हस्बैंड के शोल्डर्स पर, और वो उससे बहुत ही स्वीट वॉइस में कहता है, वयिंग। ये सुनकर वयिंग की आंखें खुली रह जाती हैं और वो उससे कहता है, क्या तुम ड्रंक हो लंजा? वयिंग वांग जी के आंसर का इंतज़ार कर रहा था, पर वांग जी ना में अपना सिर हिला देता है। वयिंग अब मुस्कुराते हुए कहता है, तुम डेफिनेटली ड्रंक हो लंजा। वांग जी वयिंग के ऊपर पूरी तरीके से लद जाता है। ये देखकर वयिंग उससे कहता है, ओके ओके, हम वापस अपने रूम में चलते हैं, ठीक है लंजा। वयिंग वांग जी के हाथ को अपने नेक के अराउंड रैप कर लेता है और वांग जी अपने नेक को उसके शोल्डर्स पर रख लेता है। वयिंग अब सॉफ्टली उससे पूछता है, क्या तुम वॉक कर सकोगे लंजा? वांग जी तुरंत अपनी बैक स्ट्रेट करता है और वॉक करना शुरू कर देता है। वांग जी का एक हाथ वयिंग ने पकड़ा हुआ था। वो दोनों वॉक करते करते कोर्टयार्ड में आ जाते हैं। सडनली वांग जी वयिंग को बहुत ज़ोर से हग कर लेता है। वयिंग उसे हग करने से नहीं रोकता। एक बार फिर वांग जी ने अपने हेड को उसके शोल्डर्स पर रख लिया था। वयिंग उसकी बैक को रब करते हुए कहता है, हम अंदर चलते हैं लंजा, बाहर काफ़ी ठंड है, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। वांग जी तुरंत वयिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए रूम के अंदर ले जाने लगता है। वयिंग उससे कहता है, धीरे लंजा, तुम्हारी बैक पर अभी भी चोट है। जैसे ही दोनों रूम में आते हैं, वयिंग वांग जी को बेड पर बिठाता है और उसके लिए टी बनाने लगता है। वांग जी को मन में अभी भी गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने वयिंग से सच छुपाया था। वांग जी अचानक से फ्लोर पर बैठ जाता है तो वयिंग उससे कहता है, लंजा क्या हुआ, तुम इस तरह फ्लोर पर क्यों बैठ गए हो? वांग जी उससे कहता है, वयिंग। वयिंग नोटिस करता है कि वांग जी की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो तुरंत वांग जी के पास जाता है, उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, तुम रो क्यों रहे हो लंजा, क्या तुम्हें कहीं तकलीफ हो रही है? ऐसा कहकर वो हर जगह उसके वाउंड्स को चेक करने लगता है। वांग जी सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो वयिंग, मैंने तुमसे झूठ कहा, तुमसे एक बात छुपाई जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वयिंग उससे कहता है, क्या मतलब? वांग जी उससे कहता है, वयिंग, मैंने तुम्हारी सिस्टर को एक लेटर लिखा और तुम्हें नहीं बताया, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी वयिंग से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वयिंग उससे कहता है, पर तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी वयिंग की रिस्ट को पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह हो रही है। वांग जी को रोता हुआ देखकर वयिंग तुरंत जेंटली उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। वो उससे कहता है, लंजा तुम भी ना। वांग जी कहता है, वयिंग, तुम अभी खुद बनकर नहीं रह रहे हो। मुझे पता है कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो, तुम अंदर से हर्ट हो जो तुम किसी को नहीं दिखाना चाहते। वयिंग वांग जी को लिफ्ट करते हुए अपनी लैप में बिठा लेता है और उसके आर्म्स को रब करने लगता है। वांग जी उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि वयिंग सेफ रहे और खुश रहे। वयिंग खुश नहीं है। मैं चाहता हूँ वयिंग मुझसे बात करे, अगर मुझसे नहीं तो किसी ऐसे इंसान से जो वयिंग को कंफर्ट दे सके। ये सब सुनकर वयिंग भी अपना फेस वांग जी के फोरहेड पर रख लेता है। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। कुछ समय दोनों के बीच एकदम साइलेंस हो जाता है। वयिंग उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मेरी वजह से तुम्हें परवाह होने लगी, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी। वांग जी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वयिंग, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वयिंग कहता है, पर मुझे तो फ़र्क पड़ता है ना लंजा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम्हें कभी भी इस तरह फील नहीं करवाऊँगा। वयिंग वांग जी के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, आज के बाद कभी भी मत रोना लंजा, मैं तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखना चाहता। वांग जी तुरंत अपने पोस्चर को फिक्स करता है और अपने आंसू पोंछता है और हमेशा की तरह हाँ में सिर हिलाता है। वयिंग फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अभी भी ड्रंक हो ना लंजा, क्या तुम्हें कल की सारी बातें याद भी रहेंगी? वांग जी फिर हाँ में सिर हिला देता है तो वयिंग कहता है, अब सोने का समय हो गया है, हमें बेड पर चलना चाहिए। अगली सुबह जब वांग जी अपने पूरे होश में आ गया था, वयिंग उसके पास जाकर कहता है, क्या शिजे का कोई रिप्लाई आया? वांग जी कहता है, नहीं, अभी केवल 5 दिन ही हुए हैं। और आखिरकार 10वें दिन यानली का लेटर आता है।
वांग जी उस लेटर को रीड करता है। उसमें लिखा हुआ था, मास्टर लैन, आपका लेटर मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड और एक हैप्पी सरप्राइज़ था। मेरे हस्बैंड की डेथ और नाइटलेस सिटी पर हुए उन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स के बाद मेरी लाइफ उजड़ सी गई है, और ये सब के बाद आशियन के हस्बैंड का लेटर मिलना सच में एक बहुत अच्छी खबर थी। मुझे आशियन की बहुत याद आती है। मैं हर रोज़ बस यही सोचती हूँ कि वो जहाँ भी हो खुश हो। अगर आपको ठीक लगे तो मैं चिशान वे सेक्ट आकर आपको और आशियन को पर्सनली अपनी ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ। वांग जी ये गुड न्यूज़ तुरंत वेइंग को सुनाता है और उससे कहता है, वेइंग, हमें उन्हें इनवाइट करना चाहिए। वेइंग भी बहुत खुश था और वो तुरंत वांग जी से हाँ कर देता है। और उस लेटर के 1 महीने बाद आखिरकार यानली उन दोनों को विजिट करने के लिए रेडी हो जाती है। चिशान वे सेक्ट में यानली के रहने की प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। इतने दिनों बाद अपनी शिजी से मिलने के लिए वेइंग बहुत एक्साइटेड था, साथ ही में उसे बहुत डर भी था। वो दोनों अपने रूम में बैठे हुए यानली का इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक वैन मेंबर आकर कहता है, मास्टर वे, हांगुनजुन, मैडम जिन यहाँ आ गई हैं। वांग जी तुरंत वेइंग का हाथ टाइटली पकड़ता है और उससे कहता है, हमें चलना चाहिए। वो दोनों हॉल में पहुँचते हैं जहाँ यानली जिन गार्ड्स के साथ खड़ी हुई थी। वेइंग को देखते ही यानली तुरंत उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है, आशियन, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। वो वांग जी से कहती है, मास्टर लैन, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और अब तो हम फैमिली हैं। वांग जी भी तुरंत हाँ में सिर हिलाता है और यानली को बैठने के लिए कहता है। वो तीनों आपस में मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। यानली वेइंग से कहती है, तुम अपने शिजे को अपना सेक्ट नहीं दिखाओगे? वेइंग कहता है, हाँ शिजे। तभी वांग जी उससे कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? वेइंग कहता है, नहीं लंजा, तुम यही इंतज़ार करो। और वो उसे तालिस्मान देते हुए कहता है, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुरंत मुझे बुला लेना। वांग जी उसे हाँ कर देता है। वेइंग और यानली चले जाते हैं। दूसरी तरफ वांग जी पोलाइटली जिन गार्ड्स को उनका रूम दिखा देता है। वो अपने रूम में वापस आ जाता है और वेइंग के आने का इंतज़ार करता है। वो अपनी कुछ म्यूज़िकल बुक्स निकाल कर बैठ जाता है और वेइंग फाइनली वापस आ जाता है। वांग जी उठने की कोशिश करता है तो वेइंग उससे कहता है, नहीं लंचा, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं। वांग जी फिर अपनी म्यूज़िकल बुक में लग जाता है। वेइंग अब उससे पाउट बनाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये सब अभी पढ़ने की ज़रूरत है लंचा? क्या हम थोड़ी सी आफ्टरनून नैप नहीं ले सकते? वांग जी उसे हाँ कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हुए लेट जाते हैं। वांग जी उससे पूछता है, सब कुछ ठीक रहा ना वेइंग? वेइंग कहता है, हाँ लंजा। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का पार्ट भी आपको क्यूट और स्वीट सा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।